जुगाड़ू चटपटे मोमोज वाली। अरे यार, फिर से मेरी चप्पल टूट गई। सुमन रुकती है और अपनी चप्पल को उठाकर उसके आगे वाले हिस्से को वापस उसके अंदर जोड़कर पहन लेती है। हाँ, अब ठीक है। छोटे मोटे जुगाड़ करके ही कई बार जीवन में आगे बढ़ना पड़ता है। चलो चलते हैं। अब सुमन बाजार में जाती है और वहां जाकर वो सब्जी वाले से पत्ता गोभी खरीदती है। भैया, ये पत्ता गोभी कितने की है? बहन जी 50 रुपए किलो है। बड़ी जल्दी भाव बढ़ा देते हो भैया, कुछ ज्यादा ही महंगी नहीं लगा रहे? जरा कम कर दो। अब बहन जी जो मार्केट में रेट होगा उसी के हिसाब से तो बेचेंगे, अब मैं अपना घाटा तो नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ये एक छोटी गोभी दे दीजिए, साथ में आधी किलो टमाटर और थोड़ी सी सूखी लाल मिर्च भी दे देना। उसके बाद सुमन गोभी लेकर घर वापस आती है और घर पर सब उसका इंतजार कर रहे थे। मम्मी मम्मी आप आ गए। आप हमारे लिए खाने का क्या लेकर आए हैं? क्या आप हमारे लिए मोमोज लेकर आए हैं? हमें मोमोज खाने हैं। नहीं बेटा, मैं तुम दोनों के लिए मोमोज नहीं लेकर आई। ये बात सुनकर दोनों बच्चे उदास हो जाते हैं, लेकिन तब सुमन खुश होकर कहती है, लेकिन बच्चों, मैं तुम लोगों के लिए पत्ता गोभी लेकर आई हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से स्टीम और फ्राइड मोमोज बनाऊंगी, साथ में खूब चटपटे मोमोज बनाऊंगी। यह बात सुनकर बच्चे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। ये आज हम सब मोमोज खाएंगे और बड़ा मजा आएगा। देखो तो सब कैसे खुश हो रहे हैं। वैसे मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि इतने समय बाद आपके हाथ के चटपटे मोमोज खाने को मिलेंगे, क्योंकि आपके हाथ के ही चटपटे मोमोज बहुत अच्छे होते हैं और इतने समय से हमने बाहर का भी कुछ खाया नहीं है, तो हमारा मन भी अच्छा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, आप सब थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी बनाती हूँ। अभी आप सबके लिए स्टीम और फ्राइड मोमोज दोनों तैयार होंगे। हाँ बेटा, अब तो मेरे मुंह में भी पानी आ गया। अब तो मेरा भी तेरे हाथ के चटपटे मोमोज खाने का मन कर रहा है। लेकिन भाभी, आपको तो पता है कि मुझे स्टीम मोमोज कितने ज्यादा पसंद है और फ्राइड मोमोज मुझे इतने कुछ खास अच्छे लगते नहीं हैं, और हमारे पास स्टीम मोमोज बनाने का कोई बर्तन भी नहीं है, तो हम स्टीम मोमोज कैसे बनाएंगे? अरे रिया, क्यों चिंता करती हो? तुम्हें पता है ना, मैं अच्छा सा जुगाड़ करके कुछ भी कर सकती हूँ। उसके बाद सुमन मोमोज बनाने की तैयारी शुरू करती है। वो सबसे पहले थोड़ा सा आटा गूंथ कर तैयार करती है और रिया साथ में उसकी मदद करती है। रिया साथ में गोभी को एकदम पतला पतला और बारीक काट रही थी। साथ में सुमन ने चूल्हा जलाकर उसमें पतीले में पानी डालकर टमाटर और सूखी लाल मिर्च को साथ में उबालने के लिए रख दिया था। उन्हें उबालने के बाद और आटा गूंथने के बाद सुमन उसे अच्छे से लहसुन की कली के साथ में कुछ मिर्च मसाले डालकर अच्छे से पीस लेती है। देखो, अब इस तरीके से चटनी तो बन गई। अब साथ में जल्दी जल्दी हम गोभी को भी थोड़ा सा उबाल कर आटे में फिलिंग कर देते हैं। और देखो, मेरे पास जो छेद वाली छलनी रखी है ना, उसी में हम स्टीम मोमोज बनाएंगे। उसके बाद सुमन गोभी को भी हल्का सा पकाकर आटे की छोटी छोटी लोई बनाकर उनके अंदर गोभी की फिलिंग कर लेती है और उसके बाद सभी मोमोज को पैक करके वो थोड़े से तेल में डीप फ्राई करके फ्राइड मोमोज बनाती है। और दूसरी तरफ एक कढ़ाई में पानी लेकर उसके ऊपर एक कटोरा रखकर उसमें छोटी वाली स्टील की छेद वाली झरनी रख देती है, जिसके अंदर मोमोज को रख दिया जाता है और उसे अच्छे से ढककर स्टीम मोमोज बनाए जाते हैं। उसके बाद सभी को मोमोज परोसे जाते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। हाँ मम्मी, ये तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। सब मोमोज खाते हैं और रिया ने भी जैसे ही पहला मोमोज खाया था तो वो मुंह बनाकर कहती है, भाभी, ये मोमोज तो बिल्कुल भी चटपटे नहीं हैं, और आपने तो कहा था कि आप चटपटे मोमोज बनाओगी, और चटनी में भी कुछ चटपटापन है ही नहीं। सुमन रिया के मोमोज और चटनी को देखती है और हंसते हुए कहती है, अरे रिया, मैंने बच्चों के लिए अलग से चटनी और अलग से मोमोज बनाए थे, क्योंकि वो ज्यादा चटपटा नहीं खा सकते। वहीं दूसरी तरफ रमेश और आरव के कानों से जब धुआं निकल रहा था तो वो कहते हैं, अरे अरे बहू, कितने मस्त चटपटे मोमोज हैं। इतना चटपटा खाकर तो बड़ा मजा आ गया है। आहा, काफी समय बाद हम इतना चटपटा खा रहे हैं। सच में भाभी, मजा आ गया। बाहर दुकान के भी चटपटे मोमोज फेल हैं इन मोमोज के आगे। हाँ सच में, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी अब मजा आ रहा है। इस तरह सभी को मोमोज बहुत अच्छे लगते हैं। सभी मोमोज खाकर बहुत खुश थे और शाम को सविता चिंटू और पिंकी को लेकर बाहर टहलने के लिए जाती है। उसके बाद वो सब वहां पर एक चबूतरे के पास सारी औरतें वहां पर बैठकर बातें कर रही थी। अरे बिल्कुल नहीं भाई, बहुत गर्मी हो रही है। मेरे तो सांस फूल जाती है। अब यहाँ तक आते आते लगता है बूढ़ी होती जा रही हूँ।
अरे अभी कहाँ बूढ़े हो रहे हैं, अभी तो हम जवान हैं, अभी हमें कुछ कमी थोड़ी है। अरे बिल्कुल, अभी कहाँ हमारे में बुढ़ापा आ रहा है, अभी तो पूरी जवानी पड़ी है। अच्छा ये सब छोड़ो, आज शाम को मंदिर में कीर्तन होगा, क्या हम सब वहाँ चले? हाँ हाँ बिल्कुल, ये भी कोई पूछने वाली बात है। मैं खुद सोच रही थी कि बहुत दिन हो गए मंदिर गए हुए, आज शाम को चलेंगे। सभी वहां बात कर रहे थे और बच्चे खेल रहे थे। यूं ही दिन गुजर रहे थे और अब बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ गई थी। एक सुबह सुमन ने सबको नाश्ता खिला दिया था और बच्चे थोड़ी देर बैठकर अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे थे। रजत काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। ये कुछ पैसे हैं, मैंने बचाए थे, रख लो, अब मैं काम पर जा रहा हूँ। रजत कुछ पैसे देकर काम पर चला जाता है और सुमन घर का बाकी काम करने लगती है। उसने अभी झाड़ू पोछा लगा दिया था और बच्चों ने भी स्कूल का काम कर लिया था। अब बच्चे बाहर आंगन में बाकी सबके साथ खेल रहे थे। सुमन 2 मिनट काम करके बस आराम करने के लिए बैठी थी कि तभी पिंकी रोते हुए अंदर आती है। मम्मी मम्मी जल्दी चलो, चिंटू को पता नहीं क्या हो गया, वो उठ नहीं रहा। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों बोल रही है? जल्दी चलो, हमें बताओ चिंटू कहाँ पर है। सब जल्दी से दौड़कर बाहर आंगन में आते हैं और देखते हैं कि चिंटू बेहोश था। रिया जल्दी से पानी लेकर आती है और वो चिंटू के ऊपर डालकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। चिंटू जल्दी उठो, क्या हुआ? मेरे बच्चे को क्या हो गया, इसे होश क्यों नहीं आ रहा? तभी पड़ोसन शीला परेशान होकर कहती है, हमें जल्दी से चिंटू को अस्पताल में लेकर जाना चाहिए। सब लोग जल्दी से उसे उठाकर पास के सरकारी अस्पताल में लेकर जाते हैं। आरव और रजत भी वहां पर आ गए थे। वहां से एक नर्स बाहर आती है। नर्स, हमारे बेटे को क्या हुआ है? अरे अभी मुझे नहीं पता, अभी डॉक्टर नहीं आए। फिलहाल हमने बच्चे को जरूरी दवा दे दी है, वो होश में आ गया है। चिंटू होश में तो आ जाता है और सब उसे देखकर काफी परेशान थे क्योंकि वो होश में तो आ गया था लेकिन वो अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रहा था। मम्मी मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर हिल नहीं रहे। ये बात सुनकर सभी घर वाले और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सब चिंटू को समझाने की कोशिश करते हैं और काफी देर तक वो सब डॉक्टर के आने का इंतजार करते हैं लेकिन डॉक्टर नहीं आते। और जब रात को आते हैं तो नर्स, अब तो डॉक्टर आ गए, तो वो हमारे बेटे को क्यों नहीं देख रहे हैं? अरे क्या आप भी सुबह से चिक चिक कर रहे हैं? हमने कहा तो कि अभी न्यूरोलॉजी वाले डॉक्टर नहीं आए हैं, वो अभी बाहर गए हुए हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहकर नर्स वहां से चली जाती है और पूरा दिन कोई रिस्पॉन्स न मिलने पर सब चिंटू को वापस ले आते हैं। सरकारी अस्पतालों का तो यही हाल होता है। हमें तो समझ नहीं आ रहा हमारे बेटे के साथ अचानक से ऐसा कैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि हमें कल प्राइवेट डॉक्टर के पास इसे लेकर जाना चाहिए। हालांकि इलाज महंगा होगा लेकिन कम से कम इलाज तो हो जाएगा। यहाँ पर तो हमें डॉक्टर ही नहीं मिल रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि देरी होने की वजह से कोई बहुत बड़ी दिक्कत हो जाए। इस तरह सब प्राइवेट अस्पताल ले जाने का फैसला करते हैं। अगले दिन सुमन जितनी भी सेविंग्स की थी उसने वो सारे पैसे निकाल लेती है और आरव भी कुछ पैसे ले लेता है। अगले दिन सुबह सब जल्दी उठकर चिंटू को अस्पताल लेकर जाते हैं और वहां पर जब डॉक्टर से इलाज और टेस्ट करवाए जाते हैं तो देखिए, आपके बच्चे में कुछ न्यूट्रिशंस की कमी थी और इसी वजह से उसकी नसें कमजोर हैं और वही दब गई हैं। ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बस थोड़ा लंबा ट्रीटमेंट चलेगा और इसकी फिजियोथेरेपी और मसाज वगैरह होगी ताकि आगे जाकर कोई परेशानी ना हो। बाकी ये ठीक हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सब ठीक हो जाएगा, वरना हम तो बहुत डर गए थे। हाँ, बस ये है कि ये ट्रीटमेंट काफी लंबा चलेगा। 1 साल का ट्रीटमेंट चल सकता है, इसके बाद इसकी फिजियोथेरेपी और बाकी सब चीजों में भी काफी खर्चा आएगा। हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो शायद 8 महीने या उससे पहले भी सब ठीक हो सकता है, पर मैक्सिमम टाइम 1 साल तक लग सकता है। ठीक है डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे हम वैसा करने के लिए तैयार हैं। घर वाले वापस घर आ जाते हैं और चिंटू को एक चारपाई पर लेटा दिया जाता है। तब पिंकी परेशान होकर अपनी मम्मी से पूछती है, मम्मी क्या चिंटू ठीक हो जाएगा? हाँ बेटा, चिंटू को अभी कुछ समय रेस्ट करना होगा लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी तुम चिंटू के पास जाकर बैठ जाओ, हम कुछ बात कर रहे हैं। पिंकी अंदर चिंटू के पास जाकर बैठ जाती है और बाकी सब परिवार के मेंबर इसी चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। मेरे पास अच्छा है कि कुछ सेविंग्स थी, वरना तो हमें बहुत परेशानी हो जाती। लेकिन हर रोज का खर्चा बहुत ज्यादा है, पता नहीं सब कैसे होगा। कहीं ना कहीं तो पैसे उधार लेने होंगे। लगता है भैया हमें मेहनत करनी होगी और डबल शिफ्ट करके ही कुछ करना होगा। हो सके तो मैं भी कहीं पर काम ढूंढ लूंगी, क्योंकि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो ही कुछ हो पाएगा।
भले ही मैं बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन अभी भी इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत है। मैं भी कहीं ना कहीं हो सके तो काम कर लूंगा। पूरे परिवार का इतना सपोर्ट देखकर तो सुमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सुमन नम आंखों से कहती है, कोई बात नहीं, अगर ऐसा है तो मैं भी कहीं ना कहीं पर काम करके देखूंगी। और पापा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इतनी गर्मी है और आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आप रहने दीजिए। अरे बेटा, इस मुश्किल की घड़ी में मैं तुम सबको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आप हमें मुश्किल की घड़ी में अकेला कहाँ छोड़ रहे हैं? आप बस बच्चों का ध्यान रखना और आप हम सबकी हिम्मत है। आज पूरा परिवार परेशान था और आज सुमन ने खाने में सबके लिए सिर्फ दाल चावल बनाया था। वो भी बहुत ज्यादा परेशान थी और खाना बनाते हुए सबकी आंखों से आंसू तरबतर होकर बह रहे थे। हे भगवान, बस मेरा बच्चा फिर से ठीक हो जाए। सभी को बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन अगले दिन से अस्पताल में चिंटू का ट्रीटमेंट शुरू करवाया जाता है। इस तरह समय गुजर रहा था। सुमन हर रोज मंदिर जाकर प्रार्थना करती थी। वो मंदिर में जाकर पूजा करती है और उसके बाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करती हैं। हे भगवान, अब चिंटू का इलाज चल रहा है, बस मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसी मुश्किल की घड़ी में हमें सामर्थ्य देने की कृपा करें और ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। प्रार्थना करने के बाद सुमन मंदिर से घर वापस जा रही थी और उसे रास्ते में नेहा मिलती है। अरे नेहा, जरा सुनो, तुमने क्या मेरे लिए काम की बात की? मुझे काम की बहुत जरूरत है। अरे हाँ, मैंने बात की थी, लेकिन अभी कहीं पर बात नहीं बन रही। अगर कहीं बात बनेगी तो मैं तुम्हें बता दूंगी। अभी किसी को भी काम वाली की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अगर कहीं काम हो तो मुझे बता देना। उसके बाद सुमन घर वापस आ जाती है। रजत वहां पर बड़ा परेशान होकर बैठा था। क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? हमारी सेविंग्स बिल्कुल खत्म होने वाली हैं और मैंने कर्ज पर पैसे लेने के लिए बोला है, लेकिन हर कोई 2% ब्याज पर पैसे देने को कह रहा है। अभी हमें कुछ पैसों की जरूरत है। हम इतना ब्याज कहाँ से दे पाएंगे? समझ नहीं आ रहा क्या करूं। कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं से रास्ता जरूर निकलेगा। मैं अभी कहीं ना कहीं काम करने के बारे में सोच ही रही हूँ। इस तरह यूं ही दिन गुजर रहे थे और एक दिन सुमन चिंटू को चारपाई पर बैठाकर दलिया खिला रही थी और चिंटू बहुत उदास था। क्या बात है बेटा? मम्मी, अब क्या मैं कभी चल नहीं पाऊंगा? मैं इतने दिनों से चारपाई पर लेटा हूँ और मेरे पैर काम नहीं कर रहे हैं। नहीं बेटा, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। तुम्हारा इलाज चल रहा है ना? डॉक्टर ने कहा है कि बस तुम्हें कुछ दिन आराम करने की जरूरत है, उसके बाद तुम फिर से पहले की तरह भागने दौड़ने लगोगे। इस तरह अब सुमन बहुत ज्यादा परेशान रहती थी और उसे कहीं पर काम भी नहीं मिल रहा था। एक शाम जब रिया और सुमन बाजार जा रहे थे। अरे भाभी, हम केमिस्ट की दुकान से चिंटू के लिए मसाज वाली क्रीम तो लेना ही भूल गए। अब वापस जाना होगा। दोनों वापस जाते हैं और केमिस्ट दुकान पर जाकर, भैया वो मालिश वाली क्रीम रह गई थी, वो भी दे दीजिए। लीजिए, ये 300 रुपए की है। उसके बाद पैसे देकर रिया और सुमन वापस बाजार से होते हुए घर की तरफ जा रहे थे। बहुत महंगी दवाई आ रही है और हमें कहीं काम भी नहीं मिल रहा। दोनों भैया भी पैसों का इंतजाम करने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। काश हमारे पास भी पैसे होते तो हम कुछ कर पाते। ये सब सोचते हुए सुमन की नजर एक मोमोज वाली और एक गोलगप्पे वाले ठेले पर जाती है, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और ग्राहक सब मजे से खा रहे थे। मेरे पास एक आइडिया है, अगर हमें काम नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, हम खुद का काम कर सकते हैं। सुमन घर वापस आती है और अपने इस आइडिया के बारे में वो रिया और सविता को बताती है। आप सही कह रही हो भाभी, देखा जाए तो आजकल खाने के बिजनेस में बहुत पैसे हैं और इस समय हमें पैसों की सख्त जरूरत है। हाँ, देखा जाए तो इसमें पैसे तो बहुत है, लेकिन बेटा किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए हमें उसके अंदर पहले पूंजी तो लगानी ही होती है और हमारे पास तो पहले से ही पैसे नहीं है। कोई बात नहीं मम्मी जी, पैसे लगाने होते हैं, लेकिन मैं बहुत कम पैसों में जुगाड़ करके ही मोमोज बनाकर बेचूंगी, क्योंकि मैं किसी के यहाँ काम भी करूंगी तो वो भी वही 5-6 हजार का ही काम होगा और दवाई ही इतनी महंगी आ रही है। जिस तरह मैं घर पर मोमोज बनाती हूँ ऐसे बनाऊंगी, बस मुझे एक ठेला चाहिए। शाम को जब रजत घर वापस आता है तब सुमन इस बारे में रजत से बात करती है। तुम ठेले की चिंता मत करो, ठेला तो मैं इंतजाम करवा दूंगा। मेरा एक दोस्त है, वो मुझे मना नहीं करेगा, कुछ समय के लिए ठेला दे देगा। उसके बाद रजत अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे इस बारे में बात करता है। भाई समझ ले, इस समय बहुत जरूरत है, तू मुझे थोड़े टाइम के लिए ठेला दे दे, मैं थोड़े समय बाद तुझे पैसे दे दूंगा। अरे अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो भी कोई परेशानी नहीं है, वैसे भी एक समय पर तूने मेरी बहुत मदद की थी। लेकिन अभी तूने पैसे देकर भी मेरी मदद की है, तो इसके पैसे तो मैं तुझे जरूर दूंगा। अरे तुझे ना तो मेरे पैसे लौटाने की जल्दी है और ना ही ठेले के पैसे देने की कोई जल्दी है।
जब होंगे तब दे देना, अभी तो अपनी मर्जी से ठेला पसंद करके चला जा। मुझे लकड़ी के ठेले के ऊपर एक लोहे की परत भी चाहिए, मेरी पत्नी को ऐसा ठेला चाहिए, क्या ऐसा ठेला मिल जाएगा? हाँ हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल मिल जाएगा, मरम्मत करवा के तुम्हारे पास शाम तक भिजवा दूंगा। उसके बाद रजत वहां से चला जाता है। पवन अपने एक कारीगर को लकड़ी के ठेले के ऊपर लोहे की परत लगाने के लिए कह देता है। ठेला तैयार होने के बाद शाम को उनके घर पहुंच जाता है। मुझे एक बात समझ नहीं आई बहू, कि इस पर लोहे की परत क्यों है? क्योंकि पापा जी, गैस सिलेंडर तो बहुत महंगा मिल रहा है और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। मैं इसके ऊपर ईंट का चूल्हा लगाकर और अपनी स्टील वाली छेद वाली झल्ली से जुगाड़ करके ही मोमोज बेचना शुरू करूंगी, क्योंकि जुगाड़ के अलावा हमारे पास पैसे लगाने के लिए नहीं है। इस तरह सुमन सारी तैयारी करती है। वो अपने ठेले पर ईंट की टेम्परेरी जुगाड़ से चूल्हा बना लेती है। शाम को सुमन बाजार से गोभी, सोयाबीन, टमाटर, लाल मिर्च और बाकी जरूरत का सामान लेकर आ गई थी। अगले दिन सुबह सुमन काम पर निकल जाती है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। मम्मी जी, बाहर बहुत गर्मी है, आप घर पर आराम कीजिए। मुझे तो एक जगह काम मिला है भाभी, इसीलिए मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अगर हम अलग काम करेंगे तो हमें फायदा होगा। वो जुगाड़ से ही अपने चटपटे मोमोज बना रही थी। उसने जुगाड़ से चूल्हा बनाया था और जुगाड़ से लकड़ी के ऊपर लोहे की टीन फिक्स करवाई थी, ताकि आराम से लोहे पर उसका काम हो सके और वो आग न पकड़े। साथ में वो जुगाड़ करके ही स्टीम मोमोज बना रही थी। उसने प्राइस बहुत कम रखा था। जहां 20 के 4 मोमोज मिल रहे थे, तो वो शुरुआत में 10 रुपए के 3 मोमोज दे रही थी। 10 के 3 मोमोज, 10 के 3 मोमोज, चटपटे मोमोज, सोयाबीन और वेज मोमोज, सिर्फ 10 के 3 चटपटे मोमोज। इस तरह सुमन मोमोज बेचती है और नए मोमोज और सस्ते मोमोज ट्राई करने के लिए वहां पर ग्राहक आ जाते हैं। कुछ ग्राहक जब सुमन के मोमोज जाकर खाते हैं तो उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। अरे भाई, ये मोमोज तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट है और काफी अच्छे भी है, और आपके मोमोज बहुत ही ज्यादा चटपटे हैं। वही इतने चटपटे मोमोज खाकर मजा आ गया। जी शुक्रिया, मेरे पास आटे और मैदे दोनों के मोमोज हैं। तब वहां पर दूसरा ग्राहक आता है। भाई, क्या आपके पास पनीर मोमोज हैं? भैया, आज तो पनीर मोमोज नहीं है, लेकिन मेरे पास सोयाबीन और वेज मोमोज हैं और आटे और मैदे दोनों के हैं। हाँ नहीं, मुझे तो पनीर मोमोज ही खाने हैं। इस तरह पहले दिन सुमन के पास कुछ ग्राहक आते हैं तो कुछ वापस लौट जाते हैं। अगले दिन सुमन ठेला लेकर फिर से बाजार में चल जाती है, लेकिन अचानक से बारिश होने लगती है। लेकिन उसने तो बारिश से बचने के लिए कोई जुगाड़ किया ही नहीं था, तो सारा पानी उसके सामान में चला जाता है। अरे नहीं, आज की मेरी सारी मेहनत खराब हो गई, अब मैं क्या करूं? अब सुमन को घर वापस आना पड़ता है, क्योंकि उसका सारा सामान खराब हो गया था और वो बहुत उदास हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, इस तरह निराश होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस में तो थोड़ा बहुत घाटा होता ही है। हाँ, अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ मुसीबतें आएंगी, लेकिन हमें सबका डटकर सामना करना होगा। इस तरह सुमन को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। किसी दिन बारिश नहीं आती थी तो किसी दिन उसे बहुत ज्यादा गर्मी लगती थी। अरे बहन जी, मेरे गोभी के मोमोज पैक कर दीजिए। सुमन गर्मी में साड़ी के पल्लू से पसीना पोंछते हुए सब काम कर रही थी। गर्मी में उसकी हालत खराब हो रही थी, लेकिन अब उसे थोड़ा बहुत मुनाफा होने लगा था। अब उसके पास और ग्राहक आने लगे थे। अब सुमन बारिश से बचने के लिए अपने ठेले के ऊपर नीली पन्नी भी लगा देती है। शाम को हल्की हल्की बारिश आ रही थी, लेकिन उसने पहले ही इंतजाम कर लिया था। चलो शुक्र है आज तो पन्नी लगी हुई है, मेरा खाना खराब नहीं होगा और आज मुझे काफी मुनाफा भी हुआ है। शाम को सुमन बारिश में घर वापस आ रही थी, लेकिन गड्ढे में उसके ठेले का पहिया फंस जाता है और कुछ सामान नीचे गिर जाता है। सुमन बहुत ज्यादा इरिटेट होकर कहती है, अरे यार, क्या फिर से बार बार सामान गिर जाता है? मैं तो सच में परेशान हो गई हूँ। इस तरह सुमन भी मेहनत कर रही थी और पूरा परिवार पैसे जोड़ जोड़ कर चिंटू का इलाज करवा रहा था। रिया भी एक कपड़े की दुकान पर काम कर रही थी। उसके बाद चिंटू को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। 1 महीना फिजियोथेरेपी से बहुत आराम मिला है, लगता है जल्दी ही इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब। इस तरह चिंटू का इलाज जारी रहता है और जब कुछ दिन सुमन बाजार में मोमोज बेचती है तो उसे वहां का अंदाजा होता है। फिर इस तरह वो और भी वैरायटी के मोमोज बनाना शुरू कर देती है और अब वो साथ में पनीर मोमोज भी बेचना शुरू करती है। साथ में सुमन के बहुत ज्यादा चटपटे मोमोज होने की वजह से अब उसके पास ग्राहकों की लाइन बढ़ती जा रही थी। अरे बहन जी, मेरे लिए जल्दी से मोमोज पैक कर दो, मुझे घर जाकर खाने हैं। बस अभी पैक कर रही हूँ, बस 2 मिनट रुक जाइए। इस तरह सुमन के पास ग्राहकों की भीड़ जमा होने लगी थी और अब उसके चटपटे मोमोज सबको बहुत पसंद आ रहे थे। वहीं पास में एक टिक्की बेचने वाली थी जिसे सुमन की दोस्ती होने लगी। तुमने तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट चटपटे मोमोज बनाए हैं। जुगाड़ से जब तुम इतने अच्छे मोमोज बना रही हो तो बिना जुगाड़ के कितने अच्छे बनाओगी।
तुम्हारी टिक्की भी बहुत स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ गया। दोनों रेस्ट करते हुए खाना खाकर बातें करती हैं। सुमन शाम को काम करके घर वापस आती है तो चिंटू उदास होकर खिड़की पर बाहर बच्चों को खेलते हुए देख रहा था। उसे उदास देखकर सुमन कहती है, देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए मैंगो लेकर आई हूँ, चलो साथ में खाएंगे और उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी। चिंटू अभी उदास ही रहता था, लेकिन सब उसका ध्यान दूसरी तरफ लाने की कोशिश करते थे ताकि उसे बुरा न लगे। इस तरह दिन गुजरते हैं और एक दिन सुमन और पायल दोनों बाजार में सामान लेने जाती हैं। एक तरफ पायल सस्ता सामान खरीद रही थी और वहीं दूसरी तरफ सुमन अच्छा सामान खरीद रही थी। अरे तुम तो वैसा ही महंगा सामान खरीद रही हो जैसा हम घर का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, और तुम इतना सस्ता सामान क्यों खरीद रही हो? अरे तो हमें क्या करना है? हमें कौन सा घर के लिए इस्तेमाल करना है? हमें तो ग्राहकों के लिए इस्तेमाल करना है। अब अगर इतना महंगा सामान खरीदेंगे तो बचाएंगे क्या? तुम भी यही सस्ता डालडा और रिफाइंड तेल यूज कर लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन फिर भी इससे स्वास्थ्य तो खराब होता ही है। अभी तो सुमन पायल की बात नहीं मानती। सुमन ने जुगाड़ से मोमोज बेचना शुरू किया, साथ में वो अच्छा सामान इस्तेमाल करती थी और हालांकि अब उसे थोड़ा बहुत मुनाफा भी हो रहा था और वो घर आकर पैसे रजत को देती है। आज तो मुझे पूरे 4000 का मुनाफा हुआ है। कुछ लोगों ने बड़ा ऑर्डर दे दिया था जिसकी वजह से इतना मुनाफा हो गया। तूने बिल्कुल सही कहा था बेटा कि अगर दूसरे के यहाँ काम करती तो वही पूरे महीने के 5 या 6 हजार मुश्किल से कमा पाती, लेकिन एक पूरे दिन में 2 जगह ठेला लगाने पर ज्यादा मुनाफा हो रहा है। हाँ मम्मी जी, सबको मेरे हाथ के चटपटे मोमोज बहुत अच्छे लग रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अगर तुम कहो तो इन पैसों की मदद से तुम अपने लिए गैस सिलेंडर ला सकती हो। चूल्हे पर तो तुम बहुत परेशान हो जाती हो और स्टीम करने के लिए भी तुम स्टीमर ला सकती हो। तुम्हें जुगाड़ करके चटपटे मोमोज बनाने पड़ते हैं। कोई बात नहीं जी, अभी हमारे चिंटू का इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अगर अभी जुगाड़ करके ही काम चल रहा है तो क्या जरूरत है? जब चिंटू ठीक हो जाएगा तब हम उसके बाद देख लेंगे। और रिया, अब तुम्हें भी काम पर जाने की जरूरत नहीं है। तुमने मुसीबत के समय हमारी बहुत मदद की, वही बहुत है। तुम चाहो तो जब मैं सुबह बाजार में ठेला लगाती हूँ तो वहाँ तो मैं सब कुछ संभाल लूंगी, लेकिन शाम को जब सोम बाजार या बुध और वीर बाजार में ठेला लगाती हूँ तो तुम वहाँ मेरी मदद कर सकती हो। अच्छा ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। अब शाम को रिया सुमन के साथ जाकर काम करवाती थी। रिया भी बहुत मेहनत कर रही थी। वहीं चिंटू का इलाज भी अच्छा चल रहा था और अब उसे काफी मुनाफा हो रहा था। लेकिन पायल की संगत में रहकर अगली बार वो भी सस्ता ही सामान लेकर आती है। सही है, तुमने भी मेरी बात मान ली। अब देखना, अब तुम्हें ज्यादा मुनाफा होगा। हाँ, क्योंकि अभी मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसे तो चाहिए ही, इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी ऐसा ही सामान इस्तेमाल कर लूं। इस तरह दोनों बात करते हुए वापस आ जाते हैं और अब सुमन भी ऐसा ही सस्ता सामान इस्तेमाल कर रही थी। धीरे धीरे समय बीतता है और अगले साल की गर्मियों तक चिंटू भी ठीक हो जाता है। देखिए, अब तो आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। अब चलने फिरने में भी कोई परेशानी नहीं हो रही है, लेकिन अभी कुछ समय तक आपको इनकी एक्सरसाइज पर ध्यान देना है और अच्छा खाना पीना खिलाना है। जी डॉक्टर साहब, हम पूरा ध्यान रखेंगे। थैंक यू डॉक्टर। चिंटू को लेकर सब घर वापस आ जाते हैं और सब उसे फिर से चलता हुआ देखकर बहुत खुश हो रहे थे। मम्मी, पापा, दादू, दादी, बुआ, चाचू, पिंकी, आप सब देखो, मैं ठीक हो गया। हाँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। चल चिंटू, जल्दी से जाकर बाहर खेलेंगे। इसके बाद चिंटू और पिंकी वहाँ से खेलने के लिए चले जाते हैं। अड़ोसी पड़ोसी वाले बच्चे भी उन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे चिंटू, अब तू भी हमारे साथ खेलेगा। चल हम दोनों पकड़म पकड़ाई खेलेंगे। हाँ, हम सब बर्फ पानी भी खेलेंगे। इस तरह सब बच्चे खुश हो जाते हैं। अब अगली गर्मियों तक सब कुछ ठीक हो गया था। चिंटू भी ठीक हो गया था और कुछ पैसे बचाकर सुमन ने एक दुकान किराए पर ले ली थी। वहां पर उसने चटपटे मोमोज और साथ में और भी चीज बेचना शुरू करना था। आज दुकान का उद्घाटन होता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारी जिंदगी में ऐसा कोई दिन आ सकता था। बहू, तूने जुगाड़ से चटपटे मोमोज बेचकर कितना कुछ किया है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि बच्चों ने इतनी तरक्की कर ली। अरे सविता, अब तो तुझे हमें पार्टी देनी होगी। तेरी बहू ने इतनी तरक्की जो कर ली है। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हें बिना पार्टी के नहीं छोड़ने वाले। हाँ हाँ, मैं तुम्हें अपनी बहू के हाथ के चटपटे मोमोज बनवा कर खिलाऊंगी। इस तरह सब बहुत खुश होते हैं। अब जहां एक तरफ सुमन ने जुगाड़ करके चटपटे मोमोज बेचना शुरू कर दिया था और उसके पास एक लक्ष्य था कि उसे अपने बेटे को ठीक करवाना है, लेकिन कहीं अब दूसरी तरफ दुकान खोलने के बाद सुमन के हाव भाव बदलते जा रहे थे। ठीक है, तुम तो बहुत दिलदार हो। कल तुम चटपटे मोमोज और साथ में चाउमीन लेकर आओगी और अपना मिल्क शेक भी ले आना जो तुम्हारी दुकान पर फेमस है। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो, मैं सब कर लूंगी। अभी मैं चलती हूँ। इतना कहकर सुमन घर आती है।
लेकिन रजत वहां पर गुस्से में आग बबूला होकर खड़ा था। मैंने सुना है तुमने साफ सफाई करने वाले राजू को निकाल दिया है, क्यों? अरे बेवजह उसे तनख्वाह देकर क्या करवाना है, किसी काम का तो है नहीं। जब प्रीति वहाँ पर काम कर रही है तो वही सब कुछ कर लेगी ना। तुमने सारी जिम्मेदारी प्रीति के ऊपर ही छोड़ दी है। वो कहां पर खाना भी बनाती है, वेटर का काम भी करती है और अब साफ सफाई का भी काम करेगी। तुम ये सब गलत कर रही हो, तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। आपको पता भी है मैंने कितनी मेहनत करके यहाँ तक खुद को कामयाब करके पहुँचाया है। मैंने अकेले नहीं सब जुगाड़ करके सब कुछ किया है। इतनी मुश्किल से सब ठीक हुआ है तो क्या मैं थोड़ा बहुत ऐशो आराम भी नहीं कर सकती? मैं जो कर रही हूँ सब ठीक कर रही हूँ, अपने हिसाब से कर रही हूँ। आपको इस तरह बोलने की जरूरत नहीं है। देखो, ये अहम और अहंकार बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तुम्हें इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। दोनों पति पत्नी में लड़ाई होती है, लेकिन लड़कर कोई फायदा नहीं होता क्योंकि सुमन के अंदर अभी अहंकार आया हुआ था। अगले दिन वो दुकान पर जाती है जहां पर वो प्रीति को डांटना शुरू कर देती है। तुम सारा काम ठीक से नहीं कर सकती। बाहर ग्राहक बैठे हुए हैं और अभी तक तुमने उन्हें खाना नहीं दिया। माफ करना मालकिन, लेकिन अभी साफ सफाई की थी और अभी ही खाना बनाना शुरू किया है। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा साफ सफाई पर ध्यान देने की। तुम्हें बस ग्राहकों को देखना है क्योंकि ग्राहक ही बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। यहाँ रसोई में आकर साफ सफाई कौन देखेगा भला? अगली बार कोई भी ग्राहक 2 मिनट के लिए भी खाली नहीं बैठना चाहिए। सुमन गुस्सा करके वहां से चली जाती है और अब प्रीति अकेले ही पूरी दुकान को देख रही थी। एक तरफ से सुमन उसका शोषण कर रही थी क्योंकि वो बहुत कम पगार में उससे सारा काम करवा रही थी। प्रीति परेशान होकर गर्मी में खाना बनाते हुए खुद से कहती है, अगर मेरी मजबूरी ना होती तो मैं कभी यहाँ काम नहीं करती। देखो तो जरा यहाँ पर कितनी गंदगी लगी है, कीड़े कॉकरोच सब जगह घूमने लगे हैं यहाँ। इस तरह सुमन किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे रही थी। हालांकि अब उनके घर की स्थिति भी ठीक हो गई थी और घर के अंदर का थोड़ा बहुत रेनोवेशन भी करवा लिया था। और दूसरी तरफ सुमन दुकान के लिए बहुत सस्ता सामान मंगवाती थी। बाकी सब सस्ता सब्जी सब कुछ मंगवाना तो ठीक है, अब वो सड़े गले टमाटर तक डलवाने लगी थी। मालकिन, ये टमाटर और मिर्च पूरी तरीके से खराब है। हमें थोड़े अच्छे टमाटर यूज करने चाहिए, ऐसे किसी की तबीयत खराब हो सकती है। तुम्हें मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, जो होगा मैं खुद देख लूंगी। अभी मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, शाम को काम खत्म करके घर वापस चली जाना। शाम को जब सविता और रजत दुकान पर आकर ये सब हाल देखते हैं तो लगता है बेटा बहू पूरी तरीके से बदल गई है। हमें यहाँ पर साफ सफाई कर लेनी चाहिए। बहुत बुरा हाल है, आज हमें बहू से बात करनी ही होगी। अभी रजत और सविता दोनों मिलकर प्रीति की मदद करते हैं और वहां की साफ सफाई करते हैं। रात को आने के बाद अब सुमन को समझाने की कोशिश करते हैं। बेटा, तुम जो ये सब कर रही हो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हाँ बेटा, यह काम तुम्हारी मुसीबत में बहुत काम आया है, तो तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। इस तरह अहंकार में सब कुछ खराब नहीं करना चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो सकता है। क्या मम्मी पापा जी, आप दोनों भी हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। इस तरह सुमन किसी की बात नहीं मानती और हालात इतने खराब हो रहे थे कि वहां पर आ रहे ग्राहकों की तबीयत भी ठीक नहीं थी और एक ग्राहक के खाने में कॉकरोच निकलता है जो सुमन की कंप्लेन कर देता है। जिसके बाद वहां पर अचानक से इंस्पेक्शन वाले आते हैं और वहां का हाल देखकर उन्हें बड़ा अजीब लगता है। यहाँ का हाल बहुत बुरा है, हम आपकी दुकान को सेल करते हैं और आपको बहुत बड़ा फाइन देना पड़ेगा। इस तरह सुमन की दुकान एक ही दिन में बंद हो जाती है और सुमन को बहुत बड़ा झटका लगता है। और जब वो वहां से जा रही थी तो उसकी रेगुलर ग्राहक वहां उससे मिलती है। तेरी वजह से मेरा बेटा बीमार पड़ गया, अच्छा हुआ तेरी दुकान बंद हो गई। एक माँ का दर्द तू नहीं समझ सकती। सुमन को बहुत खरी खोटी सुनाई पड़ती है और इस हादसे के बाद उसे चिंटू के पुराने बीते हुए पलों की याद आ जाती है। बेटा, हमने तो पहले ही कहा था, लेकिन कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया, अब सब कुछ भूल जाओ। अगर तुम पहले ही हमारी बात मान लेती तो ऐसा नहीं होता। मैंने पहले ही कहा था कि इतना अहंकार नहीं करना चाहिए। अब सुमन को बहुत बुरा लग रहा था और वो कई दिन तक उदास होती है, लेकिन उसने कुछ सोचा। अब वो फिर से ठेला लगाना शुरू करती है। जब वो ठेला लेकर जा रही थी तो बेटा, पहले ही इतना कुछ हो गया है, अब तुम्हें दोबारा काम करने की जरूरत नहीं है। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए, इस बार पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा। मैं इस बार पहले वाली गलती बिल्कुल नहीं करने वाली। ऐसा ना हो भाभी तो ही ठीक होगा। लेकिन इस बार सुमन फिर से सब अच्छा सामान इस्तेमाल करती है और इस बार वो सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि लोगों तक अच्छा खाना पहुंचाने के लिए ऐसा करती है और ताकि वो दूसरों की मदद भी कर सके, इसलिए वो इस बार अच्छा सामान इस्तेमाल करती है।